एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए डिटेल्स देखते हैं। ये कोई साधारण अवसर नहीं है। बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बेहद प्रतिष्ठित ग्रेड बी 2026 भर्ती के बारे में। देश के केंद्रीय बैंक के साथ जुड़कर करियर बनाना बैंकिंग सेक्टर के हर एस्पिरेंट का एक बहुत बड़ा सपना होता है। ये सिर्फ एक डेस्क जॉब नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाली एक अहम जिम्मेदारी है। इसलिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हर एक महत्वपूर्ण पहलू को आज हम बारीकी से डिकोड करेंगे, ताकि कोई भी क्रूशियल डिटेल आपसे मिस ना हो। चलिए आज के हमारे रोड मैप का एक क्विक प्रीव्यू लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 स्पष्ट और लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे अवसर और इसके शानदार वेतन से। दूसरे हिस्से में महत्वपूर्ण तिथियों और एलिजिबिलिटी यानी पात्रता को समझेंगे। उसके बाद 3 चरणों वाली एग्जामिनेशन प्रोसेस की गहराई में जाएंगे। फिर एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देशों पर नजर डालेंगे और आखिर में आवेदन के सटीक चरणों और एक फाइनल चेकलिस्ट के साथ इसे पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की ओर। सेक्शन 1, अवसर और वेतन। पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से शुरुआत करते हैं। पैनल वर्ष 2026 के लिए इस ऑफिशियल पोस्ट का नाम है आरबीआई ग्रेड बी डीआर, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। रिजर्व बैंक का हिस्सा बनने का सीधा सा मतलब है करियर में शानदार स्टेबिलिटी और समाज में एक अलग रुतबा। ये भर्ती 3 अलग अलग कैडर के लिए है: जनरल, डीईपीआर यानी आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, और डीएसआईएम यानी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग। बैंक का मोटो बहुत ही क्लियर है: अपना राष्ट्र बनाएं, अपना करियर बनाएं। इससे साफ पता चलता है कि यहां आपसे सिर्फ रूटीन काम की नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर इम्पैक्ट डालने की उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स की, जो यकीनन इस पद की इतनी डिमांड होने का एक बहुत बड़ा कारण है। शुरुआती ग्रॉस सैलरी प्रति माह ठीक 1,54,936 रुपये निर्धारित की गई है। इसका बेसिक पे 78,450 रुपये से शुरू होता है। लेकिन रुकिए, जब इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और बाकी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं तो ये आंकड़ा 1.25 लाख के काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है। इसके अलावा बैंक आवास, फ्री मेडिकल सुविधाएं, हर 2 साल में लीव फेयर कंसेशन और व्हीकल मेंटेनेंस जैसे बेहतरीन प्रीमियम भत्ते भी मिलते हैं। इसे अगर एनपीएस और ग्रेच्युटी के साथ जोड़कर देखें तो ये पैकेज सरकारी और बैंकिंग सेक्टर में सच में बेजोड़ है। उपलब्ध पदों की संख्या पर शिफ्ट होते हैं। इस साल कुल 60 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर हम इसे ब्रेकडाउन करें तो जनरल कैडर के लिए सबसे ज्यादा यानी 40 पद हैं। डीईपीआर और डीएसआईएम, जो कि स्पेशलिस्ट ट्रैक है, उन दोनों के लिए 10-10 पद रखे गए हैं। यहाँ ये ध्यान देना भी जरूरी है कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों यानी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्वेशन भी इन्हीं कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल तरीके से लागू किया गया है। 60 सीटों का मतलब है कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसलिए वैकेंसी नंबर्स को लेकर एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब रुक करते हैं अगले हिस्से का, सेक्शन 2, महत्वपूर्ण तिथियां और पात्रता। एग्जामिनेशन शेड्यूल को समझना बेहद क्रिटिकल है। आवेदन करने की लास्ट डेट है 20 मई 2026 और वो भी शाम ठीक 6 बजे तक। जी हाँ, शाम 6 बजे। आधी रात तक का इंतजार मत कीजिएगा। इस डेडलाइन के बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। फेज 1 की स्क्रीनिंग परीक्षा मध्य जून में होने वाली है। जनरल के लिए 13 जून को और स्पेशलिस्ट्स के लिए 14 जून को। फेज 2 की परीक्षाएं जुलाई के आखिर में यानी 25 और 26 जुलाई को होंगी। टाइमलाइन बहुत ही टाइट है, इसलिए तैयारी अभी से टॉप गियर में होनी चाहिए। डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ें तो आयु सीमा के नियम काफी सख्त हैं। 1 अप्रैल 2026 तक उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो जन्म 2 अप्रैल 1996 और 1 अप्रैल 2005 के बीच का होना चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन मौजूद हैं। एससी और एसटी के लिए 35 वर्ष तक, ओबीसी के लिए 33 वर्ष तक और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उनकी स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल की छूट है। अगर आपके पास एमफिल, पीएचडी या रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उनके लिए भी कुछ खास छूट दी गई हैं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स पर आते हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है। जनरल कैडर के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर उम्मीदवार एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं तो ये लिमिट 50% है। वहीं डीईपीआर ट्रैक के लिए इकोनॉमिक्स या फिनेंस में कम से कम 55% के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है। डीएसआईएम के लिए स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या डेटा साइंस में 55% के साथ मास्टर डिग्री चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीजीपीए देती है तो उसे ऑफिशियल कन्वर्जन रूल के हिसाब से सही परसेंटेज में बदलना कंपलसरी है। ऑफिशियल रूल बुक के अगले हिस्से में जाने से पहले एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल को कंपेयर कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज की तरह
आरबीआई ग्रेड बी में भी अटेम्प्ट्स यानी प्रयासों की गिनती होती है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए प्रयासों की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये फर्क अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है। ऑफिशियल अटेम्प्ट पॉलिसी को थोड़ा और डिटेल में देखें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये 6 प्रयासों का नियम बिल्कुल सख्त है। अगर कोई पहले ही 6 बार फेज 1 परीक्षा दे चुका है तो वो अब अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रो टिप यहां यह है कि आरबीआई फ्रेशर्स को बहुत वेलकम करता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से सॉलिड माना जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, सेक्शन 3 परीक्षा प्रक्रिया। ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस पूरी प्रोसेस को एक फनल की तरह डिजाइन किया गया है। सबसे पहला लेवल है फेज 1, जो एक ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। इसे क्लियर करने वाले पहुंचते हैं फेज 2 में, जो असली कोर एकेडमिक टेस्ट है, जहां ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग वाले सवाल भी होते हैं। और सबसे आखिर में आता है 75 मार्क्स का इंटरव्यू राउंड। आपकी फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू के कंबाइंड परफॉर्मेंस पर बनती है। पहली बड़ी चुनौती यानी फेज 1 को डिकोड करते हैं। 13 जून को होने वाले इस एग्जाम में आपको 120 मिनट में 200 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। इसके 4 सेक्शन हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है डबल बैरियर, यानी आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग कट ऑफ भी निकालना है और ओवरऑल टोटल कट ऑफ भी पार करना है। आप अपनी मर्जी से सेक्शंस के बीच जंप नहीं कर सकते, सबका टाइम फिक्स है। और हाँ, मल्टीपल शिफ्ट्स होने की वजह से मार्क्स को इको परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से बैलेंस किया जाएगा। फेज 1 के बाद अगला और सबसे क्रिटिकल स्टेज है फेज 2, जो 25 जुलाई को होगा। इसमें 3 अलग अलग पेपर्स हैं। पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ESI का है, जो आधा ऑब्जेक्टिव और आधा डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 2 पूरी तरह से इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट FM है, जो फिर से ESI की तरह आधा आधा बंटा हुआ है। सबसे बड़ा कैच यह है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको कीबोर्ड पर टाइप करने होंगे, इसलिए टाइपिंग स्पीड अच्छी होना मस्ट है। जो लोग हिंदी मीडियम चुनेंगे उनके लिए इनस्क्रिप्ट या रेमिंगटन कीबोर्ड का ऑप्शन रहेगा। स्पेशलिस्ट कैंडिडेट्स के ट्रैक पर फोकस करें तो DEPR और DSIM का स्केड्यूल और स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इनके एग्जाम 14 जून और 26 जुलाई को होंगे। DEPR वालों को डीप इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों पर परखा जाएगा, जबकि DSIM वालों का टेस्ट हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स का होगा। यहाँ रूल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सारे पेपर्स और सारी शिफ्ट्स में अटेंडेंस देनी होगी। अगर आपने बीच में कोई भी एक पेपर छोड़ा तो आपकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, सेक्शन 4 एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश। विशेष योग्यजनों के लिए सुविधाओं की बात करें तो बैंक ये अश्योर करता है कि सबको बराबर का मौका मिले। PWD कैंडिडेट्स को एग्जाम में हर घंटे 20 मिनट का एक्स्ट्रा कंपेंसेटरी टाइम दिया जाता है। स्क्राइब यानी जो व्यक्ति आपके लिए पेपर लिखेगा, उसके रूल्स काफी सख्त हैं। स्क्राइब की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन से ठीक एक लेवल नीचे होनी चाहिए। स्क्राइब सिर्फ वही लिखेगा जो कैंडिडेट बोलेगा, उसे अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने की इजाजत नहीं होगी। और हाँ, वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना पूरी तरह से अनिवार्य है। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे एक्शनेबल सेक्शन पर, सेक्शन 5 आवेदन के चरण और चेकलिस्ट। सबमिशन रोड मैप को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां हुई एक छोटी सी गलती फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। आपको चाहिए एक साफ स्कैन्ड फोटो, ब्लैक या ब्लू इंक में लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिर्फ ब्लैक इंक में लिखा हुआ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इस बार का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि फॉर्म भरते वक्त लाइव वेब कैम फोटो लेना कंपल्सरी कर दिया गया है। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए ये 850 रुपये प्लस GST है। वहीं SC, ST और PWBD के लिए ये सिर्फ 100 रुपये प्लस GST है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप डिजिलॉकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट डे रूल्स की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम सेंटर पर आरबीआई की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चलती है। एंट्री के लिए ओरिजिनल और वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार या पैन और उसकी एक फोटोकॉपी ले जाना मस्ट है। आईडी का नाम और एडमिट कार्ड का नाम बिल्कुल 100% मैच होना चाहिए। मोबाइल फोन या स्मार्ट वॉच गलती से भी साथ मत ले जाइएगा, चाहे वो स्विच्ड ऑफ ही क्यों ना हो। और ध्यान रहे, राशन कार्ड या लर्नर्स लाइसेंस को किसी भी हालत में वैलिड आईडी नहीं माना जाएगा। फाइनल स्लाइड पर आते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले इस चेकलिस्ट को एक बार जरूर देखें।
क्या आपने 1 अप्रैल 2026 की कट ऑफ डेट के हिसाब से अपनी एज और एजुकेशन चेक कर ली है? क्या आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन बिल्कुल नोटिफिकेशन वाले फॉर्मेट में है? और सबसे ज़रूरी बात, 20 मई 2026 शाम 6 बजे ये विंडो बंद हो जाएगी। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। देश के सेंट्रल बैंक के साथ जुड़कर काम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जॉब की और अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।